मिडिल ईस्ट में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे इलाके को एक बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान में सुप्रीम लीडर के ठीक बाद जो सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था, उसे खत्म कर दिया गया है। ये कौन थे और इस हत्या का अंजाम क्या होगा? चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। खबर बिल्कुल सीधी और चौंकाने वाली है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी अब नहीं रहे। एक हवाई हमले में उनकी जान चली गई है और खुद ईरान ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। $5 मिलियन। जी हां, ये वो रकम थी जो इसराइल ने अली लारिजानी पर इनाम के तौर पर रखी थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसराइल के लिए कितने बड़े और कितने ज़रूरी टारगेट थे। और देखिए, इस हमले को अंजाम किसने दिया, इसमें कोई शख्स भा की गुंजाइश ही नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने खुद एक ऑफिशियल बयान जारी करके इसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ईरान के इस टॉप लीडर को उन्होंने ही निशाना बनाया है। तो समझिए, ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये ईरान के लीडरशिप पर एक सीधा हमला था, जिसे मिलिट्री की भाषा में डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं। मतलब साफ है, मकसद सिर्फ एक इंसान को मारना नहीं, बल्कि दुश्मन की लीडरशिप को ही खत्म करके उसे कमजोर कर देना होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अली लारिजानी थे कौन? ईरान के लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों थे? आइए जरा गहराई से देखते हैं। अब ये बात वाकई दिलचस्प है। देखिए, ईरान में एक चुने हुए राष्ट्रपति तो होते हैं, लेकिन अली लारिजानी को अपॉइंट किया गया था और उनकी नियुक्ति सीधे सुप्रीम लीडर ने की थी। इसके नतीजा ये था कि सेना और सुरक्षा के मामलों में उनके पास असल ताकत राष्ट्रपति से भी कहीं ज्यादा थी। उनके पास एक नहीं, कई बड़ी जिम्मेदारियां थीं। वो सुप्रीम लीडर के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे, न्यूक्लियर डील पर दुनिया से बात करने वाला चेहरा थे और देश के अंदर उठने वाली हर आवाज को दबाने की रणनीति भी वही तैयार करते थे। यही नहीं, 12 साल तक वो संसद के स्पीकर भी रहे। मतलब वो ईरानी सत्ता के सबसे मजबूत पिलर्स में से एक थे। तो सबसे बड़ा सवाल, उन्हें निशाना क्यों बनाया गया, और वो भी ठीक अभी? इसे समझने के लिए हमें एक बड़े पैटर्न पर नजर डालनी होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट रुककर बासिज फोर्स को समझना जरूरी है। ये ईरान की एक तरह की मॉरल पुलिस है, जिसका काम देश के अंदर सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों पर नजर रखना और उन्हें बेरहमी से कुचलना है। और अब देखिए कि ये पैटर्न कैसे जुड़ता है। ये हमला कोई अकेला मामला नहीं था। इसी बासिज फोर्स के कमांडर घोलम रेजा सुलेमानी को भी कुछ ही वक्त पहले एक इजरायली हमले में मार दिया गया था। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है, जिसके तहत ईरान के टॉप सिक्योरिटी अफसरों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। इजराइल ने इसकी वजह भी बिल्कुल साफ कर दी है। नेतन्याहू के ऑफिस से जो बयान आया है, उसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर को जो हमले हुए थे, उनके पीछे लारिजानी का ही दिमाग था और आज उसका हिसाब बराबर कर दिया गया है। तो अब जब ईरान के 2 इतने बड़े और ताकतवर नेता मारे जा चुके हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान के भविष्य का क्या होगा? क्या इन हत्याओं के बाद ईरान में एक पावर वैक्यूम पैदा हो जाएगा? मतलब क्या देश बिना किसी मजबूत लीडर के रह जाएगा? लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। ईरान ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहता है। उनके पास एक तय लाइन ऑफ सक्सेशन है। अगर एक लीडर मारा जाता है तो सत्ता तुरंत इन 4 बड़े चेहरों में से किसी एक के पास चली जाएगी। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि देश में कभी लीडरशिप का संकट ना आए और सत्ता पर पकड़ बनी रहे। और हां, ईरान ने जवाब देने में बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। अब देखिए, भले ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम 99.9% सफल है, लेकिन जब सैकड़ों मिसाइलें एक साथ दागी जाती हैं ना, तो कुछ का अपने टारगेट तक पहुंचना लगभग तय हो जाता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अमेरिका के अंदर भी साफ साफ दिख रहा है। वहां सरकार के भीतर ही इस जंग को लेकर फूट पड़ गई है। अमेरिका के एक टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि ये अमेरिका की लड़ाई है ही नहीं, बल्कि इजरायली लॉबी ने अमेरिका को इसमें जबरदस्ती घसीट लिया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियां हमें उस सबसे बड़े और आखिरी सवाल की तरफ कैसे ले जाती हैं। और आखिर में हम इन 2 बड़े सवालों के साथ रह जाते हैं। ईरान अब अगला कदम क्या उठाएगा और क्या ये तनाव एक बड़े और खतरनाक युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। अगर इस पूरे विश्लेषण से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी और भी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए 2 सवाल छोड़कर जा रहे हैं,
पहला, क्या ईरान अब सीधी सैन्य कार्रवाई करेगा? और दूसरा, इस पूरे संघर्ष में अमेरिका की क्या भूमिका होनी चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।